प्रीतम और अवंतिका को मिले हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अवंतिका को शॉपिंग करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। प्रीतम ने ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए अवंतिका को सख्त मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उसकी मां के बहुत सारे गहने पड़े हैं। तय दिन शादी का माहौल तैयार हुआ, पर बीच में ही सब कुछ बर्बाद हुआ। जब शादी के हॉल के ठीक बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बाहर दौड़कर देखा तो जनरेटर में आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जिस कारण शादी को बीच में ही रोकना पड़ा। अगले ही दिन दोनों ने कोर्ट में रजिस्ट्री करी और शाम तक अपने हनीमून के लिए पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी का मौसम उनके हनीमून के लिए परफेक्ट था। प्रीतम ने पहले से ही होटल बुकिंग वगैरह सब कर रखी थी, इसलिए स्टेशन पर होटल की गाड़ी आई हुई थी। पूरे रास्ते गाड़ी के अंदर एक सन्नाटा था और अवंतिका बस बाहर के नजारे को देखे जा रही थी। प्रीतम ने अवंतिका से पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। जवाब में अवंतिका ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। प्रीतम ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब तक उनका होटल भी आ चुका था। होटल में घुसते के साथ ही रिसेप्शन पर खड़े उस लड़के ने कहा, अरे सर, इस बार बड़े दिनों के बाद आए हो? प्रीतम ने जवाब दिया, हाँ, नई नई शादी हुई है तो सोचा हनीमून क्यों ना पौंडीचेरी में ही मना लूं। इससे पहले कि अवंतिका कुछ पूछे, प्रीतम ने खुद ही बताया कि वो जब काम के सिलसिले में इधर आया था तो एक दो बार वो इसी होटल में ठहरा था। होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी रात भी हो चुकी थी, इसलिए डिनर करके दोनों सोने की तैयारी करने लगे। अवंतिका को जल्दी ही नींद आ गई थी, पर प्रीतम को अपने 5th फ्लोर के उस कमरे में एक आवाज सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। उसने कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो बस समंदर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। खिड़की बंद करके जैसे ही वो पलटा, उसे और एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर कील ठोक रहा हो। उसने हड़बड़ में दोबारा खिड़की खोली, पर एक बार फिर बस दूर दूर तक समंदर की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। नींद बस आई ही होगी कि उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर पर मिट्टी डाले जा रहा हो। जब ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और उसका दम घुटने लगा तो वो हड़बड़ा कर उठा। लाइट जलाकर देखा तो सच में उसकी चद्दर पर मिट्टी लगी पड़ी थी। उसने अवंतिका को नींद से जगाया तो चद्दर पे मिट्टी देखकर वो भी हैरान रह गई थी। प्रीतम ने तुरंत होटल के रिसेप्शन पर फोन मिलाया, पर वहां उसका फोन उठाने के लिए शायद कोई मौजूद नहीं था। उसने कहा कि मैं रिसेप्शन से होकर अभी आता हूं। प्रीतम जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसे ध्यान आया कि वो रूम में वापस एंटर करने का कार्ड लाना भूल गया है। पलटा तो बस आंखों के सामने बंद होते हुए दरवाजे को ही देख पाया। रिसेप्शन पे उसने जब सारी बात बताई तो उसके साथ एक रूम सर्विस बॉय को भेजा गया, जिसने रूम नंबर 513 सुनते के साथ ही एक अजीब समूह बनाया। प्रीतम के पूछने पर उसने बताया, सर, तकरीबन साल भर पहले एक लेडी ने उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से उसका भूत कभी कभार इधर दिखाई देता है, पर उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। इतना कहते कहते वो अपने कमरे के बाहर तक आ गए थे। हाउसकीपिंग ने कार्ड पंच किया और दोनों कमरे के अंदर गए, पर अवंतिका वहां दिखाई नहीं दी। प्रीतम ने बाथरूम के बाहर से ही 2-3 बार आवाज लगाई, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका।
पर बाथरूम के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई। उसने अवंतिका के मोबाइल पे फोन किया तो पाया कि फोन वहां तकिए के नीचे ही दबा पड़ा था। शुरुआत हुई अब कमरे और चद्दर की साफ सफाई को छोड़कर अवंतिका को खोज निकालने की। होटल का चप्पा चप्पा छान मारा गया, पर अवंतिका का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पाया जब प्रीतम कमरे से बाहर निकला था तब अवंतिका भी उसके पीछे पीछे निकली, पर उसने प्रीतम की तरह दाईं ओर का रास्ता ना लेकर बाईं ओर से जाने वाले रास्ते को लिया। और कैमरा में यह भी कैद था कि अवंतिका इस होटल से बाहर निकली है। वीडियो फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो नींद में चल रही हो। उसे खोजते खोजते सुबह हो गई। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया था, जिन्होंने स्निफर डॉग की मदद से समंदर के पास एक औरत की बॉडी को खोज निकाला, जिसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। अवंतिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाते जाते उसे होश भी आ गया था, पर कल रात को हुआ हादसा उसे जरा भी याद नहीं था। उसे मालूम भी नहीं था कि वो कब उस कमरे से बाहर निकली और कैसे समंदर के पास पहुंची और कैसे उसकी उंगली में ये चोट लगी थी। 2-3 घंटे में अवंतिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। होटल पहुंचकर जो पहला काम उन्होंने किया वो था कमरे को चेंज करने का। देर शाम प्रीतम ने अवंतिका से कहा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, बीच पर तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। दोनों बीच पर गए। वहां काफी देर उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी और शाम को लौटकर जब प्रीतम ने सारी फोटोग्राफ्स कैमरा से लैपटॉप में ट्रांसफर करी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिक्चर्स सारी हेजी थी। कुछ पिक्चर्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ वहां खड़ा था, और अजीब तरीके से कुछ तस्वीरों पर मिट्टी के छींटे पड़े हुए थे। प्रीतम ने होटल के उस अटेंडेंट को खोजना शुरू किया जिसने उसे बताया था कि रूम नंबर 513 में एक औरत ने आत्महत्या की थी। उस अटेंडेंट को खोज निकालने के बाद प्रीतम ने जब उसे पूरी बात बताई तो उसने कहा, सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर अगर आपको ठीक लगे तो आप उनकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाएं और कैंडल जला दें। प्रीतम को जैसे थोड़ा सुकून मिला। वो बोला, तो हमें ले चलोगे वहां? अटेंडेंट ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा, ठीक है सर, मेरी ड्यूटी रात 11 बजे खत्म होगी, उसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको ले चलूंगा वहां। अंदर जाकर प्रीतम ने जब अवंतिका को यह सारी बात बताई तो अवंतिका भड़क गई। उसने इतनी रात गए कब्रिस्तान में जाने से साफ मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद, मिन्नतें कर करके, अपनी कस्में देने के बाद प्रीतम ने अवंतिका को मनाया। वो अवंतिका को उस होटल में एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, और जब वो मान गई तो उसे लेकर लॉबी में ही बैठा रहा जब तक उस अटेंडेंट की शिफ्ट खत्म ना हो गई। जैसे ही रात के 11 बजे वो अटेंडेंट आया और कार में उन दोनों के साथ निकल पड़ा उस कब्रिस्तान की ओर। वहां पहुंच के तीनों उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से उसकी कब्र तक पहुंचे और वहां कैंडल जलाई और फूल चढ़ाए ही थे कि अवंतिका जोर से चीखी। प्रीतम पलटा तो देखा अवंतिका बेहोश जमीन पे पड़ी हुई है। प्रीतम ने उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागी। उसे उठा के होटल में लाया। इतनी रात को डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल ही था।
होटल पहुंचते ही लॉबी में उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो धीमे धीमे अवंतिका ने आंखें खोली। प्रीतम की जान में जान आई और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी वहां? अवंतिका डरी हुई रुआसी सी आवाज में बोली, वहां कब्र के पास मैंने एक औरत को देखा जो चमकती वेडिंग ज्वेलरी पहनकर खड़ी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना कहते कहते ही वो रोने लगी और फिर से प्रीतम के पीछे देखते देखते चीखने लगी और फिर बोली, वो यही है, मैंने गहनों की आवाज सुनी है उसकी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? प्रीतम को एकदम से गुस्सा तो आया, लेकिन अवंतिका को संभालना जरूरी था। वो बड़ी प्यार से बोला, कोई नहीं है यहां अवंतिका, तुम थक गई हो, चलो सो जाओ। यू नो व्हाट, यू नीड रेस्ट। अवंतिका ने पलट के प्रीतम को कहा, नो, यू नीड रेस्ट। प्रीतम या अवंतिका कुछ कर सके ऐसे हालात तो थे ही नहीं। प्रीतम काफी देर तक जागता हुआ अवंतिका के पास ही बैठा रहा। जब भी उसकी पलक हल्की सी नींद से झपकती, अवंतिका चिल्लाती हुई उठती और किसी बच्चे की तरह एक ही सवाल पूछती, मेरी अंगूठी कहां है? प्रीतम को जब यकीन हो गया कि अवंतिका सो चुकी है तो वो बस पानी पीने ही उठा था कि उसी वक्त अवंतिका एक बार फिर से जागी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ अंगूठी का नहीं पूछा, बल्कि उसने कहा, बहुत खुश है ना तू, सारी गहने और अंगूठी लेकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। प्रीतम की नजर अवंतिका के हाथ पे पड़ी। अवंतिका की जिस उंगली में जख्म था वो उंगली कटी हुई थी। प्रीतम कांपती सी आवाज में अवंतिका को देख के बोला, तुम्हारी उंगली? अवंतिका के चेहरे पर अब तक के छाए हुए डर की जगह अब एक डरावनी लेकिन शान सी मुस्कान ने ले ली थी। वो बोली, तुम्ही ने तो काटी थी ये उंगली। प्रीतम की आंखों के सामने साल भर पहले की वो रात थी जब वो पौंडीचेरी में था और उसकी आंखों के सामने मैगी को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था। मैगी के पति जिंदा थे और उसे वेडिंग गाउन और उसके पति की मर्जी के मुताबिक पूरे साजो सामान के साथ दफनाया गया था। प्रीतम जिंदगी भर पैसे कमाने के ख्वाब देखता था, लेकिन कभी कुछ कर न पाया और जब ऐसा मौका दिखा तो उससे रहा नहीं गया। रात को प्रीतम और उसके दोस्त उस कब्रिस्तान में घुसे और बारी बारी एक ने निगरानी की तो दूसरे ने खुदाई का काम जारी रखा। ताबूत को तोड़ के लाश के सारे गहने उन्होंने निकाले और आखिर में प्रीतम की नजर गई मैगी की उंगली पर चढ़ी उस हीरे की अंगूठी पे, जो लाख कोशिशों के बाद भी भूली हुई उंगली से निकल न पाई। प्रीतम ने उंगली काट के अंगूठी को निकाला और अपने हिस्से के उन्हीं गहनों के पैसों से बिजनेस खड़ा किया। अगले दिन सुबह प्रीतम की लाश उस होटल में मिली और अवंतिका का नाम आज भी पुलिस फाइल्स के गुमशुदा विभाग में दर्ज है। प्रीतम द्वारा किए गए साल भर पहले का गुनाह एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौट कर आया था, जिसने उसकी मौत से अपने बदले को पूरा किया।